a theatrical performance presented by the National School of Drama and directed by Raj Upadhyay. हिंदुस्तान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, इसकी हजारों सालों की फलती फूलती संस्कृति और स्वर्णिम इतिहास है। यहाँ न जाने कितने वीर प्रतापी राजा, महाराजा, सम्राट और ऋषि पैदा हुए। ये देश सोने की चिड़िया थी। इसी के लालच से कुछ गिद्धों पे इस पर नजर पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी, धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का ख्वाब देखने लगी और आपसी फूट का फायदा हुआ। उन गिद्धों ने सोने के चिड़िया को अपने पंजों में छाड़ लिया। भारत में आजाद होकर छटपटा रही थी। सन 1857 एक चिंगारी हिंदुस्तान की सीमा में जलने लगी। उत्तर भारत इसका केंद्र बना, लेकिन जंगी अंग्रेजों ने इस क्रांति को कुचल दिया। चारों तरफ सन्नाटा और मायूसी छाने लगी, पर वीरों की चेतना कब तक सोती। इस अंधकार में एक नई ज्वाला भड़की। हर तरफ से चीख और खून के छींटों के बीच स्वराज की कई आवाजें बुलंद हुई, जिसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह सहित स्वतंत्रता सेनानी थे। और इन सब में सबसे प्रखर और क्रांतिकारी आवाज बनकर निकले सुभाष चंद्र बोस। स्वामी विवेकानंद। विवेक और आनंद, इन दोनों का परस्पर संबंध है। क्या हुआ सुभाष, इतनी कम उम्र में घर छोड़कर आ गए? मैं क्या करता स्वामी जी, मैं घर में लोभ और लालच से त्रस्त होकर यहाँ जीवन के आयाम ढूंढने आया था, पर जहां देखता हूं वही लोभ, वही लालच। ये हीन भावना देखकर मेरा हृदय और बेचैन हो जाता है। आप मेरा मार्गदर्शन करें। सुभाष, ये लोभ, लालच, हीन भावना तो सदैव से यहाँ था और रहेगा। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे अपनी चेतना, अपनी सोच, अपनी समझ से पहचान पाओ। सुभाष, तुम ये मत भूलो कि तुम उस महान देश से आते हो जिसने पूरे विश्व को सहिष्णुता एवं संवेदनशीलता का संदेश दिया। तुम अपना विवेक नहीं खो सकते। जाओ, घर लौट जाओ और इस देश की सेवा करो। और हमेशा याद रखो, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में प्रोफेसर जिसकी आवाज पहुंची अंग्रेजी सरकार के परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त करके पूरे विश्व में बताया टंका। करने के बावजूद ऐसे सफल को छोड़कर अंग्रेजों के मुंह पर मारा तमाचा। देश को आजाद करने के लिए भारत लौट आए और रंजन दास के नेतृत्व में कांग्रेस से जुड़े। और
ବାହାର ଫାର ନେଇଯାଅ ଭାଇ ଡଲେଇ बॉस चंद्र बोस काम करने जा रहे हैं। ହଁ ହଁ ରହୁଛି सुभाष बाबू सुभाष बाबू बाबू सुभाष के तरीके इस देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो भी अपनी ही धुन में सवार रहता है। आपने तो सीतारमैया को खड़ा किया, लेकिन वो भी हार गए। हाँ, सीतारमैया हार गए और सुभाष जीत गए। सुभाष की विचारधारा हमें वही लाकर वापस खड़ा कर देगी जहाँ से हमने स्वराज की लड़ाई को शुरू किया था। और चिंता की बात यह है कि लोग भी उनके विचारों से काफी प्रभावित हैं। नेता जी नेता जी नेता जी बैठो सुभाष। सुभाष, कांग्रेस को इस समय और मजबूती की जरूरत है, और जिस तरीके से तुम काम करते हो और जो तुम्हारे विचार कांग्रेस को ही दो खंडों में बांट देंगे। बाबू, मैं भी मानता हूं इस समय हमें मजबूत होने की बहुत जरूरत है, और इसीलिए अंग्रेजी सत्ता पर मेरे वार और सख्त होते गए हैं। लेकिन सुभाष, जिन तरीकों से तुम वार करते हो वो अंग्रेजों से ज्यादा हमारे लिए हानिकारक होंगे। सुभाष, देश अहिंसा के मार्ग पर जितने अच्छे से चल रहा है, पहले इतने सशक्त रूप से कभी नहीं चला। हम आजादी के और पास आ गए। बाबू, मैं भी अहिंसा को मानता हूं, मेरा हृदय भी द्रवित होता है इस खून खराबे से, किंतु जो लोग हिंसा की भाषा समझते हो उनके सामने अहिंसा का गीत गाने से तो मूर्खता ही प्रतीत होती है। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो सुभाष? पूरे देश को गृहयुद्ध में छोड़ देना चाहते हो? बापू, गृह युद्ध घर के लोगों के साथ होता है, बाहर वालों के साथ नहीं। उधर यूरोप के हालात खराब हो रहे हैं, इटली और जर्मनी मजबूत होते जा रहे हैं। अगर इस वक्त हम मजबूत होकर पूर्ण स्वराज की मांग करें और अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें, तो मैं यकीन से कहूंगा कि 18 महीनों के अंदर हम पूर्ण स्वराज को प्राप्त करेंगे। मुसीबत के वक्त किसी पर वार करना ठीक नहीं है सुभाष। मुझे पूर्ण विश्वास, अगर हम इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दें तो युद्ध समाप्ति के बाद वो हमें हमारा स्वराज जरूर लौटा दें। बापू, पहले विश्व युद्ध में भी तो हमने उनका साथ दिया था, तो हमें क्या मिला? जलियांवाला बाग, टॉयलेट है। तो इसका मतलब तुम जर्मनी का साथ दोगे? सुभाष, वो लोग मानवता के हत्यारे हैं। तो ये अंग्रेज कौन से दूध के धुले हुए हैं? और साथ एक स्वाधीन देश देता है, गुलाम देश नहीं। पहले हमें किसी भी तरीके से पूर्ण स्वराज को प्राप्त कर लेना होगा, फिर उसके बाद सोचा जाएगा हमें किसका साथ देना है और किसका नहीं। सुभाष, तुम्हारे विचार मेरे मन को कष्ट देते हैं, मेरे अहिंसा के मार्ग में बाधा। बाबू, ये सारी अहिंसा हमारे हिस्से में क्यों आ रही है? आप ये अहिंसा का पाठ इन अंग्रेजों को जाकर क्यों नहीं पढ़ाते? जाकर जर्मनी और जापान से भी कहिए कि वो इस युद्ध में बगैर हथियारों के लड़े। अहिंसा के मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकता है जो बलिदान की शक्ति रखता हो। एक कमजोर व्यक्ति अगर अहिंसा के मार्ग पर चले तो उसे बुज़दिल कहते हैं। तो फिर तुम ये चाहते हो कि हम अपने सारे लोगों को जंग में झुलसने के लिए छोड़ दें? कभी कभी जंग भी जरूरी है नेहरू। और तुमने भारतीय सैनिकों को इन अंग्रेजों के साथ क्यों मरने खपने के लिए भेज दिया था? तब कहाँ गई थी आप लोगों की अहिंसा? सुभाष, तुम मेरे बेटे बेटे हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। बापू, आप मुझे खुद से अलग नहीं कर सकते। सुभाष, मैं और तुम दोनों विपरीत दिशा में सोचते हैं, फिर भी मेरे हृदय में तुम्हारे लिए सम्मान है, क्योंकि तुम्हारे हर कार्य में निस्वार्थ देश प्रेम झलकता है, भले ही उसकी दिशा गलत है। बापू, मैं तो बस सुभाष, मैं तुम्हारे तरीकों का विरोध करता रहूंगा, लेकिन हृदय से सदैव तुम्हारा एक ही चाहूंगा। बापू, मैं भी हृदय से आपका सम्मान करता हूं, किंतु आपके तरीके मुझे संतोष नहीं देते। यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अपना अलग रास्ता चुन सकते हो। यदि आपके मन को यही शांति देता है तो ठीक है, मैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। सुभाष, यदि तुम कांग्रेस के
करता रहूंगा जो अब तक करता आया। इस देश की आजादी के लिए लड़ता रहूंगा। तुम क्या फॉरवर्ड ब्लॉक से कांग्रेस का विरोध करोगे? बाबू, मैं हर वो काम करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। और फिर आप ही कहते हो ना कि अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। मेरी आत्मा की आवाज मुझे कई नए रास्ते पर ले जा रही है। नेताजी is more dangerous than a living Subhas. इसी वजह से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत के डर से नेताजी को हाउस अरेस्ट कर दिया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें रुबान का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का सगे देश के काम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन नरमानी है, नरमानी है, नरमानी है। जो परवश होकर रहता है वो खून नहीं वो पानी, वो खून नहीं वो पानी है। निकलने के लिए सुभाष जी ने एक योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकल पड़े। शरद बाबू के बड़े बेटे सुशील की सहायता से पेशावर पहुंचे। पेशावर में भगत राम तलवार की सहायता से अफगानिस्तान के राजधानी काबुल पहुंचे। काबुल में रहते हुए उन्होंने रूसी दूतावास से सहायता मांगी, मगर वहां से नाकामयाब होने के बाद जर्मन और इटालियन दूतावासों में उनकी कोशिश सफल रही। आखिर में ऑरलैंडो मजेंटा नामक इटालियन व्यक्ति बनकर जर्मनी के राजधानी बर्लिन पहुंचे। भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। 29 मई 1942 के दिन सुभाष जी जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले। बोस, ये बात जग जाहिर है कि आज जर्मनी कहाँ और हिंदुस्तान कहाँ। लेकिन अगर 1920 में जर्मनी के लोगों ने गांधीवाद को अपना लिया होता तो आज हम भी शायद ब्रिटेन की गुलामी कर रहे होते। गांधी जी के अपने तरीके, लेकिन गांधी जी का पूरा जीवन देश में समर्पित है। हाँ, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से हम कई सालों से गर्दिश में चल रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे भारत के इतिहास को उठाकर देखेंगे तो आप जानेंगे और मानेंगे कि हमने वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक और सैन्य की अपूर्व समर्था है। अगर हम एकजुट होकर नई दिशा में और सही तरीके से कदम बढ़ाएं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। मैं भी, लेकिन जिस दिशा में भारत अभी चल रहा है ऐसा होता दिख नहीं रहा। और फिर पंडित नेहरू और उसके दोस्त रशिया से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। ओह, रशिया बड़ी कम्युनिस्ट। ये कम्युनिज्म एक बीमारी है जिसको जल्द से जल्द इस दुनिया से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। देखना, इस सर्दियों तक रशिया हमारे आगे घुटने टेक देगा। I here to fight a common enemy, Britain. क्या सोचा है आपने? कैसे हराएंगे ब्रिटेन को? अपनी सेना बनाना। आपके हुक्म से मैं आपकी कैद में बंद भारतीय सैनिकों से मिला और वो सब अंग्रेजी सत्ता पर आग बनकर बरसने के लिए बेताब हैं। जर्मनी से भारत बहुत दूर है मिस्टर बोस। आपको जरूरत है जापान जाने की। जापान हमारा मित्र राष्ट्र है
और उसने दक्षिणी एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में किया हुआ। जापान पहुंचकर आप ब्रिटेन को आसानी से हरा सकते हैं। देखना, वो चर्चिल अपनी आंखें फाड़ के देखता रह जाएगा। और फिर जर्मनी में आपके भारतीय सैनिक भी आपकी मदद के लिए तैयार हैं। ठीक, मैं जापान जाने के लिए तैयार हूं। फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या एक हवाई जहाज का अरेंजमेंट हो सकता है? इम्पॉसिबल, लेकिन हाँ, मैं आपको सबमरीन से पानी के जरिए अफ्रीका होते हुए जापान पहुंचा सकता हूं। तो क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार। मिस्टर बोस, क्या आप जानते हैं फ्यूलर का मतलब क्या है? हिटलर की दी हुई पनडुब्बी की सहायता से सुभाष जी अपने साथियों के साथ जापान गए। रास बिहारी बोस की मदद से खतरनाक रास्तों से जूझते हुए सिंगापुर पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस ने मोहन सिंह द्वारा भंग की हुई आजाद हिंद फौज को 1943 में स्थापित किया। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है। पम 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 गरे सा सा गरे सा सा गरे सा सा। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है। यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजादी का इतिहास नहीं काली स्याही लिख पाती है। इसको लिखने के लिए खून की नदियां बहाई जाती हैं। चल आज इस खून की नदी को पार करते हैं। नदी को पार करते हैं। तन मन धन भारत के नाम करते हैं।
ये हाथ किसके आगे जोड़ रहे हो? अरे हाथ जोड़ने हैं तो अपने देश के आगे जोड़ना, हाथ जोड़ने हैं तो अपने भारत माँ के आगे जोड़ना। साहब हमसे गलती हो गई, हम महकमे में आ गए, अब हम अपने साथ में हैं, बताओ क्या करना है? कुर्बानी देनी होगी अपनी भारत माँ के लिए। यस सर, बोलो, दोगे कुर्बानी? यस सर। मैंने पूछा, दोगे कुर्बानी? सैनिक, मोइरान की धरती पर भारत माँ का झंडा फहराओ। यस सर। साथियों, हमने कोविड और बात बदल पाई है। अब हमारा लक्ष्य है बोमा पर्वत। तो क्या हम बोमा पर्वत में चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं? हम अपने शहीद भाइयों का बदला लेने के लिए तैयार हैं? चलो बोमा पर्वत, वंदे मातरम! वंदे मातरम! अंग्रेजी सेना में कह गई, मेंटेन योर पोजीशन, नेताजी की मौत पीछे नहीं हटेगी। यस सर। गड्ढों लूट के कनेक्शन भी नहीं हो पाया है। हमारी फोर्सेस रिट्रीट कर रही है, अब हम यहाँ अकेले हैं। 50,000 के सिपाहियों, जो हम लड़ेंगे। यस सर। ऐसे जो हम लड़ेंगे। यस सर। मेरे सामने से हो गया कुत्तों, ये क्या तुम लोग के गोलियां चला रहे हो? जब सामने से हमला करो। गोलियां खत्म हो रही है, हमें पोजीशन अबांडन करनी होगी। नहीं सर, हम लड़ेंगे। जैसे हम गिर चुके हैं, हमें पोजीशन अबांडन करनी होगी। कैप्टन ऑर्डर। हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें लड़ना होगा। जैसे हम कैप्टन ऑर्डर। लड़ेंगे। जैसे हम get down, अपना टेंशन, सब get down। सर, देखिए सब नहीं।
ये विश्व युद्ध भी न जाने कितने मासूमों की जान लेकर रहेगा। हजारों लाखों लोग अपना तन मन धन सब छोड़कर हमारे साथ आ गए। अब मैं उन सैनिकों के परिवार वालों को क्या जवाब दूं? जी कैप्टन सैनिकों को बोलो कि वो अभी रानी झांसी रेजिमेंट को डिसमिस करते हैं। जी और मेरे लिए एक प्लेन का इंतजाम करो। लेकिन आप जाएंगे कहां? उसी रास्ते पर, किसी नए रास्ते पर नहीं, उसी रास्ते पर चलता रहूंगा। ना रुकूंगा, ना थमूंगा, ना थकूंगा। ऐ मादरे वतन, तेरी आजादी के लिए कुछ भी करूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चंद बोस इस यात्रा के बाद कभी नहीं लौटे। वो कहाँ गए, वो कहाँ रहे, ये कहानी अब तक ढूंढ गए। नेताजी के शहीद होने की खबर के साथ ही देश में शुरू हुई उनके जांबाजों की एक अविश्वसनीय गरज। सन 1946 बॉम्बे में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ हड़ताल करते हुए अपने जहाजों पर से यूनियन जैक उतार दिया। दूसरी ओर कानपुर, कराची और दिल्ली में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने भी बगावत का बिगुल बजा दिया। उनकी हिमायत में देश के कई शहरों से जनता उमड़ पड़ी। एक ऐसी लहर पैदा हुई जिसने न केवल अंग्रेजों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब अपनी सेना के लिए वो हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर सकते, बल्कि आने वाले समय में अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालने में भी सबसे अहम भूमिका निभाई। यहाँ तक कि उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने एक इंटरव्यू में कहा था, हमारे भारत छोड़ने की एक लौती वजह है सुभाष चंद्र बोस। 15 अगस्त 1947 के दिन लाल किले पर जब पहली बार तिरंगा लहराया गया तब नेताजी मौजूद नहीं थे, पर अगर वो न होते और न होती उनकी आजाद हिंद फौज तो हिंद न जाने